नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत अपनों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किए थे। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं बुद्धि का मापन। तो चलिए देखते हैं। और आपके सिलेबस में यदि अपन बात करें रीड सिलेबस के अनुसार, तो बुद्धि की संकल्पना है सबसे पहले, उसके बाद बुद्धि के सिद्धांत है और उसके बाद बुद्धि का मापन। और बुद्धि के मापन के बाद बुद्धि में बहुबुद्धि के सिद्धांत का निहितार्थ पूछा गया है। तो इतना सा टॉपिक चलता है। बुद्धि का मापन यदि अपन पढ़ लेते हैं तो लगभग अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, थोड़ा सा बचता है। तो चलिए आज अपन शुरू करने जा रहे हैं बुद्धि में ही बुद्धि का मापन, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है संपूर्ण मनोविज्ञान के सिलेबस के आधार पर। तो बुद्धि के मापन की यदि बात करें तो है क्या बुद्धि का मापन? बुद्धि का मापन है क्या? सबसे पहले तो ये बात, यदि कोई व्यक्ति है उसकी मानसिक क्षमता या मानसिक योग्यता की परख करना ही क्या है? बुद्धि का मापन है। बुद्धि का मापन व्यक्ति की मानसिक क्षमता, किसी भी व्यक्ति की मानसिक क्षमता कितनी है, मानसिक योग्यता कितनी है, वो कितनी क्षमता रखता है विचारों के प्रकटीकरण की, कितनी क्षमता रखता है विचारों के ग्रहण करने की। तो इस प्रकार से उसकी बुद्धि से संबंधित सभी की सभी चीजों की परख करना या परीक्षा करना ही किसमें जाता है? बुद्धि के मापन में जाता है। बुद्धि के मापन की यदि अवधारणा की बात करें तो बुद्धि के मापन के विचार को सर्वप्रथम यदि मनोवैज्ञानिक आधार किसी ने दिया तो वो अल्फ्रेड बिने थे। अपन यूं भी कह सकते हैं कि बुद्धि मापन के जनक अल्फ्रेड बिने हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बुद्धि मापन को एक मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर ये चीज भी अपन कह सकते हैं कि बुद्धि मापन को मनोवैज्ञानिक आधार अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया। इन्होंने ये विचार कैसे दिया था, किस आधार पर दिया था? इन विचारों की जननी किसे कहा जा सकता है? इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तो उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का मतलब कुछ लोग थे जो चौंका देने वाले कार्य कर जाते थे, आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर जाते थे, जबकि कुछ लोग सामान्य कार्य भी नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने जब उच्च मानसिक प्रक्रियाओं को देखा तो उन्होंने उसको समझने का प्रयास किया कि ये प्रक्रियाएं कहां से संचालित होती है, ये प्रक्रियाएं कैसे आती है। और जैसे ये उस अध्ययन की तरफ बढ़े तो धीरे धीरे इनके मस्तिष्क में अन्य चीजें भी आई। उसके बाद इन्होंने एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता के संबंध में जांच करना शुरू किया, उसकी परख करना शुरू किया, यहां तक कि इन्होंने एक व्यक्ति की एकाग्र क्षमता का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। एकाग्रता एक व्यक्ति में कितनी है, कितना वह एकाग्रचित हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी हो, हमारा आईक्यू लेवल अच्छा हो, तो आप एकाग्रचित होने का प्रयास कीजिए। ये अभ्यास द्वारा भी कुछ मात्रा में आ सकता है या आ सकती है। इसके बारे में अपन यूं कह सकते हैं कि प्रैक्टिस यदि अपन करते हैं, अभ्यास यदि अपन करते हैं, तो हमारी जितनी बुद्धि लगती है उसका अपन कुछ मात्रा में विकास कर सकते हैं। एकाग्रचित्तता के माध्यम से हमारा विचार है या हमारी बुद्धि वो एक तरफ लगने की क्षमता विकसित कर लेती है। हम जब भी बैठे होते हैं, कुछ बच्चों को तो मैं ये देखती हूँ कि क्लास में बैठे होते हैं और मार्केट से शॉपिंग कराते हैं,
तो यदि आप इस प्रकार की बातें छोड़ दे, आप जहां पर है वहां पर एक ही काम करें, अपने मस्तिष्क के द्वारा भी और अपने शरीर के द्वारा भी, तो उस समय आप में एकाग्र चित्तता आएगी और एकाग्र चित्तता के विकास से अपने को सफलता आसानी से मिल सकती है। क्योंकि अपन पूर्ण एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं तब अपन 100% चीजों को ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अनेक लोगों का अध्ययन किया और उसमें उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, मानसिक योग्यताओं का अध्ययन किया, साथ साथ व्यक्ति की एकाग्र शक्ति का अध्ययन भी किया और फिर उसके आधार पर इन्होंने अपनी इस अवधारणा को मनोवैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि भाई इस विचार की जननी या बुद्धि को मनोवैज्ञानिक आधार जो दिया गया वो किस आधार पर दिया गया? तो बिनी ने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं अपन कि बिने ने उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की परीक्षा की। तो ये चीज अपन देख लेते हैं। यहां पर अपन देखते हैं बीने ने उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की परीक्षा की। पहली बात तो ये थी कि जो उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनकी इन्होंने परीक्षा की तथा इन्होंने कुछ व्यक्तियों के विचारों में संतुलन बैठाने के लिए उनको समझाने की कोशिश की। व्यक्ति को समझाने की कोशिश की। ठीक है। अब कुछ लोग तो ये थे कि आसानी से उनकी बात को समझ पा रहे थे, कुछ लोग उनकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। इसके साथ साथ यदि अपन यूं कहें कि भी व्यक्ति को अपनों ने समझाया है तो उसके आधार पर वह अपने विचार और बिने के विचार के आधार पर सारांश क्या निकाल पाता है, सारांश निकालने की उसमें क्षमता कितनी है। तो सारांश निकालने की क्षमता की सारांश निकालने की क्षमता भी किसके माध्यम से अपन अभिव्यक्त कर सकते हैं या अपन जान सकते हैं? अपन बुद्धि का अध्ययन करके ही जान सकते हैं। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति, किसी भी प्रकार की परिस्थिति बन सकती है, तो परिस्थिति के अनुसार विचार करने की परिस्थिति के अनुसार अपन विचार कैसे कर पाते हैं? कुछ लोग होते हैं कि विपरीत परिस्थितियां आते ही और उनका ध्यान डगमगा जाता है, तो एकाग्र विचार करने की क्षमता के आधार पर अपने विचार दिए। बिने ने उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की परीक्षा की। क्या है ये चीज, समझते हैं इसको। उच्च मानसिक प्रक्रियाओं में आप उस बच्चे को याद कीजिए जो आज से 5-7 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति में आया था। कौटिल्य नाम रखा गया था उसका। उस छोटे से बालक ने, जब वो आया था तब शायद उसकी उम्र 8 साल थी। 8 वर्ष की उम्र में कौन बनेगा करोड़पति में उसने इस प्रकार से सभी सवालों के जवाब दिए थे कि सब देखकर दंग रह गए थे। तो वहां पर उसकी जो मानसिक क्षमता है वो एक उच्च मानसिक प्रक्रिया कही जा सकती है।
क्यों? क्योंकि सामान्य बालक यदि 8 वर्ष का है तो उसको ये चीजें नहीं आती, उसका ध्यान नहीं जा पाता इनके प्रति, तो उसमें इस प्रकार का विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें उच्च मानसिक क्षमता थी। इसके साथ साथ व्यक्ति को समझाने की पावर। अब व्यक्ति को समझाने की कोशिश जो है वो सभी करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति को समझाते हैं। तो ये जो तथ्य है व्यक्ति को समझाने की कोशिश, ये इस बात पर निर्भर करती है, सारांश निकालने की। एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति समझाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है वह नकारात्मक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हो सकता है वह सकारात्मक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हो। साथ साथ ये चीजें भी निर्भर करती हैं कि वह समझाकर नकारात्मक दिशा की तरफ ले जा रहा हो या सकारात्मक दिशा की तरफ ले जा रहा हो। अब जो भी व्यक्ति उसे समझा रहा है तो वहां पर एक तो उसके खुद के विचार है, एक उस दूसरे व्यक्ति के विचार हैं। तो उन दोनों विचारों के आधार पर उसकी सारांश निकालने की पावर क्या है। यदि वह दोनों विचारों के आधार पर एक सही रास्ते का चुनाव कर लेता है तो अपन मान सकते हैं कि उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है। परंतु कभी कभार कुछ लोगों को अपन देखते हैं कि वो स्वयं कुछ भी सोचते हैं, हो सकता है वो स्वयं सही रास्ते का चुनाव कर रहे हो, परंतु जैसे ही कोई दूसरा उनके पास 10 मिनट बैठा, उसको समझाया, उसके साथ बात की, तो उसके विचारों में परिवर्तन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वह उससे प्रभावित हो जाता है और उससे प्रभावित होकर वह अपनी क्षमता को बदल देता है, तो अपने विचारों को बदल देता है, अपने निर्णयों को बदल देता है। तो ये पावर है वो बुद्धि के उपयोग या बुद्धि लब्धि या बुद्धि के मापन को निर्धारित करती है। व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति समझाने की कोशिश कर रहा है, वह अपने विचारों के अनुसार निर्णय लेता है, तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि वह व्यक्ति निर्णय क्षमता में अच्छा है, जो खुद का निर्णय खुद लेना जानता है। सारांश निकालने की क्षमता इसी पर डिपेंड होगी, क्योंकि दूसरे के समझाने के आधार पर वह किस प्रकार के सारांश पर पहुंचता है। उसके बाद अपन बात करते हैं परिस्थिति के अनुसार। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में जैसे ही विपरीत परिस्थितियां बनती है वो लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ सोचने समझने की क्षमता उनमें नहीं रहती। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो ऐसे भी देखा है कि जिनके सामने जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आई वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, पागलपन की हालत में चले गए। क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धि का पावर कम था। तो इस आधार पर भी बुद्धि का मापन किया जा सकता है। तो यदि हमसे पूछ ले, रीट की एग्जाम में थिंकिंग लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर अपने से पूछ ले कि भाई बीने के बुद्धि मापन का आधार क्या था, तो बीने के बुद्धि मापन का आधार उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की क्षमता, व्यक्ति को समझाने की क्षमता, सारांश निकालने की क्षमता, परिस्थितियों के अनुसार विचार करने की क्षमता और एकाग्र विचार करने की क्षमता के आधार, एकाग्र विचार करने की क्षमता, ये क्षमताएं क्या है, बीने के बुद्धि के मापन का आधार है। और जब इन्होंने इन चीजों को देखा तब इन्होंने आवश्यक रूप से मान लिया कि बुद्धि का मापन किया जाना चाहिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। बीने जो है वो शक्ति मनोविज्ञान के पक्षधर नहीं थे। शक्ति मनोविज्ञान के पक्षधर बीने नहीं थे, या फिर अपन यूं कहें कि वो मानसिक विकास किसी एक शक्ति के आधार पर नहीं मानते थे। उनका यूं कहना था कि एक मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो अनेक प्रकार की शक्तियों का परस्पर गुंथा हुआ एक रूप है, उनका मेल है, न कि किसी एक शक्ति के आधार पर मनुष्य का विकास हो सकता है। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, बीने के अनुसार वह शक्ति मनोविज्ञान में क्या था, विश्वास नहीं करते थे। शक्ति मनोविज्ञान में विश्वास नहीं
करते थे। उनका क्या मानना था? उनके अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क क्या है भाई? मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो अनेक प्रकार की विभिन्न शक्तियों का गुंथा हुआ रूप है। तो मनुष्य का मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की शक्तियों का गुंथा हुआ रूप है। किस रूप में गुंथा गया है? एक शक्ति के रूप में गुंथा गया है और इनको अलग भी नहीं किया जा सकता। या अपन यूं कहें, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये थी बीने की अवधारणा, बीने के विचार। जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इन्होंने बुद्धि के मापन हेतु 3 चीजों पर अधिक बल दिया और वो 3 चीजें कौन सी थी? इनका मानना था कि एक तो प्रयोजनता का मतलब होता है उद्देश्य एवं लक्ष्य। तो व्यक्ति की प्रयोजन की क्षमता कितनी है, व्यक्ति अपने लक्ष्यों का निर्धारण। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत आगे तक, उच्च कक्षाओं में आने तक अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते और वो अक्सर प्रभावित होते रहते हैं। जैसे किसी ने आकर कह दिया कि BSTC कर ले या B.Ed कर ले, उसके बाद टीचर बन जा, वो टीचर की तैयारी में लग जाते हैं। किसी ने कह दिया कि ये इतना लंबा समय क्यों बर्बाद कर रहा है, राजस्थान पुलिस की तैयारी करना, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर, BA करते ही सिलेक्शन यदि हो जाता है तो आपकी जॉब पक्की, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ। तो वो राजस्थान पुलिस की तैयारी में जुट जाते हैं। फिर उनको कोई आकर कहता है कि राजस्थान पुलिस की क्या कर रहा है, SI की पोस्ट के लिए तैयारी करना, अच्छी जॉब है। तो इस प्रकार से, और कोई आ जाता है कि पटवार की तैयारी करना। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति में प्रयोजन क्षमता कितनी है, तो इस बल पर, इस तथ्य पर इन्होंने बल दिया, प्रयोजनता पर। एक इन्होंने परिस्थितियों पर बल दिया कि परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति का किस प्रकार का आचरण रहता है, किस प्रकार का स्वभाव रहता है। व्यक्ति बड़े मृदुल स्वभाव वाले नजर आते हैं, मीठे स्वभाव वाले, बहुत अच्छा स्वभाव नजर आता है, परंतु जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनका अंदर का शेर बाहर आ जाता है। तो इसलिए वहां पर ये चीज भी मैटर करती है। तो यहाँ पर प्रयोजनता भी मैटर करती है, इसके साथ साथ व्यक्ति की जो क्षमता है, व्यक्ति की जो योग्यता है वो भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है आत्मलोचन, जो भी व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करता है। मैं नहीं कह रही हूं, बीने कह रहा है। आत्मलोचन का क्या मतलब होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप एक उनका नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए, वो उग्र हो जाएंगे, आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि कुछ लोगों को यदि आप बताते हो कि आप में ये कमी है तो वो यूं सोचते हैं कि हाँ ये तो मुझे कमी है। आपको ऐसे लोग भी मिले होंगे, हाँ ये तो मुझ में कमी है, मुझे सुधार करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग भी है जिसमें ये पावर होती है ना कि वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को स्वीकार कर सके, अपनी नकारात्मकता को स्वीकार कर सके। तो वो व्यक्ति हमेशा आगे जाते हैं क्योंकि उनमें आत्मलोचन की क्षमता होती है। अपने आप का विश्लेषण करते हैं वो कि हाँ मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये अच्छाइयां हैं, तो मैं इन कमियों को इस प्रकार से दूर कर सकता हूं। तो इन्होंने, बीने ने है वो 3 विशेषताओं पर बल दिया। यहां पर अपन यूं कह सकते हैं, बीने ने बुद्धि मापन हेतु प्रमुख 3
विशेषताओं पर बल दिया। वो कौन कौन सी थी वे 3 विशेषताएं? सबसे पहले अपनों ने बात की है, सबसे पहले अपनों ने किस परिस्थिति की बात की है? प्रयोजनता। प्रयोजनता का अभिप्राय किससे लिया जाता है? उद्देश्य निर्धारित करने या लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता से। उसके बाद दूसरा जो है वो कौन सा है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करने की क्षमता। एक व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को किस हद तक संभाल पाता है। और दूसरी अंतिम तीसरी कौन सी है? आत्मलोचन करने की शक्ति। आत्मलोचन करने की शक्ति का क्या मतलब हुआ? कि अपने आप का विश्लेषण करने की शक्ति, अपने आप से संबंधित विचार करने की शक्ति जो होती है वही क्या कहलाती है? आत्मलोचन की शक्ति कहलाती है। तो इन्होंने 3 चीजों को आवश्यक माना। इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन बात करते हैं कि भाई जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है वो कब आया, किसने दिया, तो अपन बात करेंगे। सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के मापन के लिए पहला परीक्षण तैयार किया था। और किसकी सहायता से किया था? साइमन की सहायता से किया गया था, तो इसलिए इसे बिने साइमन परीक्षण भी कहा गया था। इसमें जिस आयु वर्ग के लिए परीक्षण तैयार किया गया था वो 3 से 14 वर्ष था। तो 3 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए सबसे पहले परीक्षण तैयार किया गया। किसने तैयार किया? बिने व साइमन ने तैयार किया। तो बिने साइमन परीक्षण इसे कहा जा सकता है। कब किया गया? तो 1905 में किया गया। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने साइमन की सहायता से फ्रांस में तैयार किया। तीनों के तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला परीक्षण किसने बनाया? अल्फ्रेड बिने ने बनाया। किसकी सहायता बनाया? साइमन की सहायता से बनाया। और उसके बाद कहां बनाया? फ्रांस में बनाया। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए ये जो परीक्षण था उसमें कुल कितने प्रश्न थे? तो ये जो परीक्षण था उसमें कुल तो 30 प्रश्न थे। 30 प्रश्न थे। किस आयु वर्ग के लिए थे? 3 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए थे। और साथ साथ ये एक शाब्दिक परीक्षण था। शाब्दिक और अशाब्दिक में अंतर होता है। शाब्दिक में शब्दों द्वारा किसी भी व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। अशाब्दिक में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई परिस्थिति निर्माण कर सकते हैं, कोई चित्र हो सकता है, कोई अन्य कोई घटना या समस्या हो सकती है अशाब्दिक में। जबकि इसमें शब्द प्रयोग किए गए थे। जाहिर सी बात है प्रश्न है तो शब्द प्रयोग थे। यहां पर अपन बात करते हैं कि इस परीक्षण में कुल
30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न थे, जो कि 30 प्रश्न थे, और वो 30 के प्रश्न किस आयु वर्ग के लिए, जो कि 3 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए थे। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अपन आगे। आगे इसमें कौन कौन सी चीजें कही जा सकती हैं। देखिए, जब परीक्षण तैयार हुए थे ना, पहले तो अपन वो देख लेते हैं कि यह एक शाब्दिक परीक्षण था। यहां पर अपन एक चीज ये भी कह सकते हैं कि भाई सर्वप्रथम जो परीक्षण तैयार हुआ वो शाब्दिक परीक्षण ही था, परंतु धीरे धीरे जब अनपढ़ लोगों का परीक्षण किया जाने लगा, तब फिर उसके लिए अशाब्दिक परीक्षणों की आवश्यकता हुई और परिस्थिति अनुसार अशाब्दिक परीक्षण भी लिए गए। इसके साथ साथ अगर अपन ने इसे पूछ लिया जाए कि पहले जो परीक्षण आए उनकी प्रकृति कैसी थी, तो उनकी प्रकृति व्यक्तिगत थी। पहले जो बीने साइमन परीक्षण था वो एक व्यक्तिगत परीक्षण था। व्यक्तिगत का मतलब एक व्यक्ति विशेष का एक समय में ही परीक्षण किया जा सकता था। ये नहीं है कि सामूहिक परीक्षण था, एक साथ 100 लोगों का परीक्षण अपन कर सकते हो, ऐसा उसमें नहीं था। तो यहां पर अपनों ने एक चीज तो ये देखी कि भाई ये एक शाब्दिक परीक्षण था। दूसरी बात, यह एक व्यक्तिगत परीक्षण था। व्यक्तिगत परीक्षण था, सामूहिक नहीं था। तो व्यक्तिगत का मतलब यही हो सकता है कि एक समय में एक व्यक्ति का ही परीक्षण इस परीक्षण द्वारा किया जा सकता था। तो ये दोनों ही बातें यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है, शाब्दिक और व्यक्तिगत परीक्षण। यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि किसने तैयार किया था, बीने ने। किसकी सहायता से? साइमन की सहायता से। तो इसे बीने साइमन परीक्षण भी कहा जा सकता है। इसे कौन सा परीक्षण कहा जा सकता है? बीने साइमन, क्योंकि दोनों के नाम से था ना, और दोनों ही इसके प्रतिपादक थे, तो इसलिए बीने साइमन परीक्षण कहा जा सकता है। देखिए, यदि अपन बात करें तो ये जो परीक्षण था शुरू में वो कुछ कमियां लिए हुए था। तो ये 1905 में आया था, ये मैंने बता दिया क्या? अपन देख लेते हैं, मैं यहाँ पे बता भी देती हूं कि इस परीक्षण का प्रवर्तन 1905 ईस्वी बीने साइमन द्वारा, हाँ, तो अल्फ्रेड बीने व साइमन द्वारा 1905 में इस परीक्षण का प्रवर्तन किया गया, इस परीक्षण को लिया गया। ये जो परीक्षण था ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत पहलुओं से संबंधित प्रश्न थे। धीरे धीरे इनको थोड़ी सी कमी इसमें लगी, तो इन्होंने 1908 में इसमें प्रथम संशोधन किया। प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। तो 1908 में संशोधन हुआ, और ये जो बुद्धि परीक्षण था इसमें मानसिक प्रक्रिया या मानसिक विकास की अवधारणा को पहले संशोधन में शामिल किया गया था। तो यहां पर अपन देखेंगे कि भाई, हाँ, यहां पर एक चीज और भी बता देती हूं कि 1908 के बाद 1911 में फिर संशोधन हुआ था, और 2 संशोधन है जो इस परीक्षण के महत्वपूर्ण माने जाते हैं, 1908 और 1911 का। तो बीने साइमन
परीक्षण में 1908 ईस्वी में प्रथम संशोधन हुआ। किसको शामिल किया गया इसमें? मानसिक अवधारणा को बुद्धि परीक्षण में शामिल किया गया था, तो ये अपन कह सकते हैं। और मानसिक अवधारणा में भी मानसिक आयु की जो अवधारणा थी, मानसिक आयु निकालते हैं ना, एम ए बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इस परीक्षण में इनके द्वारा क्या किया गया था, तथा इस संशोधन में मानसिक आयु, इस संशोधन में जो मानसिक आयु है की अवधारणा को बुद्धि परीक्षण में शामिल किया गया। मानसिक आयु की अवधारणा सर्वप्रथम कब आई? तो 1908 में आई। किस परीक्षण में आई? तो बिने-साइमन परीक्षण में आई। और 1911 में मैंने आपको बताया कि दूसरा संशोधन हुआ था। तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से क्या संशोधन हुआ था? तो यदि अपन बात करें कि इस परीक्षण में 1911 ईस्वी में दूसरा संशोधन हुआ। दूसरे संशोधन में क्या हुआ था? इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ाई थी। पहले में 30 जो थी उसको 30 से बढ़ाकर 54 कर दिया था। तो हुआ इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई थी। तो ये है बिने-साइमन परीक्षण 1905 में आया। 8 के संशोधन में तो मानसिक आयु आई और 11 के संशोधन में प्रश्नों की संख्या बढ़ी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन इसमें कौन सी चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद यूं हुआ कि स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय था उसके एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था टर्मन। उन्होंने इस परीक्षण का गहन अध्ययन किया या इस परीक्षण के संबंध में विचार विमर्श किया। और जब टर्मन ने इस जो परीक्षण है, इस परीक्षण का जब गहन अध्ययन किया, गूढ़ अध्ययन किया, इस पर पूर्ण विश्लेषण किया, तब इन्होंने भी कुछ कमियां देखी। तो इनके द्वारा भी कुछ परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन ने इसका विश्लेषण करते हुए सबसे पहले तो प्रश्नों की संख्या कम की थी, जो 54 तक पहुंच गई थी। बाद में टर्मन ने अपना जो परीक्षण किया, उस परीक्षण में सिर्फ और सिर्फ 19 प्रश्नों को ही शामिल किया। तो यहां पर अपन ये चीज भी देख सकते हैं। और आपको मैं बता देती हूं कि बुद्धि टॉपिक में बिने से अधिक जो महत्वपूर्ण कोई माना जाता है तो वो माना जाता है टर्मन। तो अपन यहां कह सकते हैं। और इस कमेटी ने, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की जो कमेटी थी, इसने कब ये संशोधन किया? तो 1916 ईस्वी में। तो अपन यूं कह सकते हैं कि 1916 ईस्वी में अमेरिका के स्टैनफोर्ड
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन? टर्मन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्मन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, और ये जो कमेटी थी, टर्मन की अध्यक्षता वाली कमेटी, इसने इसमें पूर्ण विचार किया और फिर इन्होंने अपना जो परीक्षण दिया। तो इन्होंने क्या किया कि जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो टर्मन की अध्यक्षता वाली कमेटी बनी थी, इसमें इस कमेटी ने परीक्षणों में केवल 19 प्रश्नों को शामिल किया। तो यहां पर ये चीज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इस परीक्षण में कितने जो प्रश्न है वो शामिल किए गए थे। तो और इसका साथ साथ इसका नाम भी बदल दिया गया। यहां पर टर्मन आ गए थे ना, तो आपने सुना भी होगा बिने परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या टर्मन का बुद्धि परीक्षण, इस प्रकार के नाम सुने होंगे। तो बिने परीक्षण या बिने साइमन परीक्षण एक ही है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण और टर्मन का बुद्धि परीक्षण, ये दोनों भी एक ही है, क्योंकि इसको स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसका बाद में स्वरूप फिर से बदला था, परंतु मौलिक रूप से कौन सा था? बिने का ही परीक्षण था, तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहा गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? टर्मन थे। तो टर्मन के नाम से भी इसका नाम मिलता है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि इस परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अथवा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अथवा टर्मन का बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। तो यहां पर ये चीज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां पर मैं आपको बता देती हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी की सारी चीजें अपनों ने तथ्यात्मक देखी है। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले जो परीक्षण आया 1905 में आया, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था, बीने लेकर आए थे, साइमन की सहायता से लेकर आए थे, तो बीने साइमन नाम से आया। 30 प्रश्नों के साथ आया। 1908 में इसमें संशोधन हुआ, 11 में संशोधन हुआ। 1908 में इसमें मानसिक आयु को जोड़ा गया और 11 में इसके प्रश्नों की संख्या 54 कर दी। फिर बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर थे टर्मन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इस पर पूर्ण विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के बाद इसमें कुछ चेंजेस किए गए और महत्वपूर्ण जो बदलाव था वो ये था कि इसके 54 प्रश्नों की जगह 19 कर दिए गए, यानी संख्या प्रश्नों की घटा दी गई। तो यहां पर टर्मन का एक महत्वपूर्ण बदलाव था, तो उसे टर्मन परीक्षण कहा गया या टर्मन का बुद्धि परीक्षण कहा गया। साथ साथ इसमें मौलिक आधार बीने का परीक्षण ही था, तो इसलिए इसे स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण भी कहा जाता है। और ये कब आया? 1916 में। तो अपनों ने 1905, 8, 11 और 16 ये 4 सन यहाँ पर देखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बुद्धि है ना, पूरा का पूरा टॉपिक बहुत रुचिकर है। बुद्धि के परीक्षण तो बहुत ही रुचिकर है। आगे अपन उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।